खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए इसी के साथ मैं महेश कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बलिराम जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सेशन है, जैसा कि आप लोग को बताए थे कि हम एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से। आज हम लोग क्लास सिक्स्थ का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि इतिहास किस तरह से शुरुआत होती है ना। इतिहास का शुरुआत कहाँ से होता है, तो कह रहा है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में कैसे जाने, आखिर अतीत इतिहास पहले जो भी कुछ था वो कैसे जाने। तो हम लोग देखते हैं कि आज इतिहास वही होता है जो बीता हुआ कल ही इतिहास होता है। तो अगर हमको कल के बारे में जानना हो तो कि कल क्या हुआ था, जैसे कोई पूछे कल क्या हुआ था तो हम कैसे पता करें कि कल क्या हुआ था। तो कल क्या हुआ था उसके लिए हम लोग रेडियो में देखते हैं, है ना। रेडियो के द्वारा जानते हैं, टेलीविज़न के द्वारा जानते हैं, अखबार के द्वारा जानते हैं, देख सकते हैं क्या हुआ था। पीछे जाकर बैंक में जाएंगे और देखेंगे, पढ़ लेंगे क्या हुआ था कल, भाई क्या बीता था, है ना। लेकिन अगर 1 साल पहले के बारे में पता चले, पूछना रहे कि बताइए 10 साल पहले क्या हुआ था, है ना। अगर ऐसा रहे कि 10 साल यानी 10 वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा। 5 वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा। तो हम उस समय के कोई व्यक्ति से पूछ सकते हैं, उस समय के व्यक्ति से पूछेंगे कि आखिर बताइए आप कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, आखिर वो कौन सी घटना घटी 10 साल पहले। तो हम किसी व्यक्ति के द्वारा जान सकते हैं। उसके बाद अगला जो है कि क्या खाते थे। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो जीवन यापन कर रहे थे उस समय में, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले वो क्या खाते थे, तो उन लोग एक कुशल संग्राहक थे। उन लोग जो थे वो एक कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना या भटकना। और आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला। जो आखेट करता है उसे आखेटक बोलते हैं। आखेट का मतलब शिकार होता है और आखेटक का मतलब शिकारी होता है। तो उन लोग शिकारी टाइप के लोग होते थे, है ना, घुमक्कड़ टाइप के लोग होते थे, क्योंकि उस समय अस्थाई जीवन था नहीं, है ना। सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर 2 पहाड़ी है जो लगभग पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में पड़ता है, जहाँ से पहली बार गेहूं और जौ उपजने का चर्चा मिलती है ना। तो देखते हैं कि ये इससे पहले लोग संग्राहक और आखेटक थे। संग्राहक आखेटक के बाद ये लोग, है ना, कि फसल उत्पादन करना शुरू कर दिए, गेहूं जौ, है ना, वगैरह उपजाना। तो उसमें सर्वप्रथम जो गेहूं और जौ उपजाना शुरू किए थे। ऐसा होगा कि कहीं पे मतलब उगा होगा और ढेर सारा उसका होने के बाद, फसल होने के बाद वो बिखरा होगा, लोग रखे होंगे। उसके बाद फिर देखे होंगे किस तरह से ये पकता है, किस समय कटता है, उस तरह से, है ना, काटना शुरू किए होंगे। और ये लोग धीरे धीरे अस्थायी होना शुरू हो गए, क्योंकि अगर हम फसल लगाते हैं तो उसको बोना समय से, है ना, पटवन करना समय से, है ना, निराई करना समय से, काटना, ये सब सारा चीज़ होता है। इस कारण से उसे अस्थायी होना पड़ा, क्योंकि जब भी आप अगर खेती करिएगा तो अस्थायी नहीं रहिएगा तो आपका खेती नहीं हो सकता है ना, वो बर्बाद हो जाएगा, वो जो फसल रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर देखते हैं सर्वप्रथम कृषि, भारत में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य जो है वो गारो पहाड़ी आप लोग जानते हो कि पूर्व दिशा की ओर, है ना। गारो जो मेघालय, वर्तमान के मेघालय में पड़ती है, और विंध्य जो मध्य प्रदेश में पड़ती है ना, मध्य प्रदेश में। ये दोनों जगह से सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिलता है। उन लोग कृषि जब करना शुरू किए तो पशुपालन करना भी शुरू किए, है ना, कि अब
तो पशुपालन जब करना शुरू किए, पशुपालन करना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि पशुपालन के द्वारा उसका सवारी करना है ना, उसके द्वारा सामान को ढोना एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसान हो गया था। और सबसे बड़ी बात, उससे दूध मिलता था, दूध मिल जाता था और मांस मिलता था। इस कारण से लोग पशुपालन करते थे, है ना। तो सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम कुत्ता को पालना शुरू किए थे। इन लोग सर्वप्रथम जो है कुत्ता को पालना शुरू किए थे, और कुत्ता के बाद भेड़, बकरी, गाय आदि पालना शुरू किए। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि सर्वप्रथम किस जानवर को मतलब पाला गया, तो क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। उसके बाद इससे बाद धीरे धीरे बढ़ता गया समाज, है ना, विकास होता गया, और होते होते आप लोग देखेंगे कि सिंधु तथा इसके सहायक नदी में देखिएगा कि नगर विस्तार हुआ, है ना। नगर विस्तार मतलब उस समय नगर मतलब शहर, है ना। नगर का विस्तार हुआ मतलब शहर टाइप के जो मतलब कि बस्ती बसने लगे, है ना, व्यापार वगैरह होना शुरू हुआ। तो ये देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग पढ़ते होंगे चिनाब, आपका ब्यास, सतलज, ये सब नदी जो है इस सब का सहायक नदी है। और इसी के आसपास जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता देखने के लिए मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता आगे चलकर बहुत विकसित हुआ, है ना। देखा जाता है तो हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा नगर नियोजन देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, फिलहाल जो है ये चर्चा कर लेते हैं ना। तो उसके बाद आता है आपका गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी के आसपास एक मगध साम्राज्य, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बना। मगध साम्राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली समाज के रूप में उभरा, और अपना राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा अखंड भारत था उस समय, आज पूरा खंडित हो गया है। तो अखंड भारत का नींव जो पड़ा था उस समय मौर्य साम्राज्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही पड़ा था। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि भारत देश का नाम, भारत जो है देश का नाम कैसे पड़ा? तो एक भारत का देश का नाम पड़ा इंडिया, है ना। एक आप देखेंगे कि भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया, और एक पड़ा भारत। तो इंडिया जो नाम पड़ा वो ईरान और यूनान से आए लोगों ने इस देश को इंडस और हिंदोस के नाम से बुलाया, है ना, पुकारा, और यही नाम इंडस के से क्या बना? इंडिया बना। ठीक है। उसके बाद आप लोग भारत जो है वो भरत के नाम से पड़ा, जिसका चर्चा आप लोग देखते हो कि ऋग्वेद में भी मिलता है। इस भारत का चर्चा ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखेंगे आगे हम लोग कि जैसे हम लोग फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, क्वेश्चन किए थे ना कि इतिहास अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत के बारे में कैसे जानेंगे? तो अतीत के बारे में इतिहास की पुस्तक पढ़कर जान सकते हैं। इतिहास का अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे तो इतिहास का पुस्तक पढ़कर हम जान सकते हैं ना कि पहले क्या हुआ था। जैसे कैसे बताया कि अगर एक दिन पहले जानना है तो अखबार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक दिन पहले क्या हुआ था। और अगर बहुत सालों पहले, वर्षों पहले क्या हुआ था तो हमको इतिहास का बुक पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो ये बुक, आखिर बुक लिखा कैसे जाता था? क्या उस समय भी कॉपी कलम सारा चीज़ होते थे? नहीं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उस समय लोग, है ना, ताम्रपत्रों और भुर्ज की छाल पर लिखा करते थे। भुर्ज की छाल जो है वो कश्मीर में मिलता है, आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिलता है। भुर्ज का पेड़ होता है, उसी का छाल पे लिखा जाता था, है ना। और ताड़पत्र मतलब तार जो होता है, आप लोग देखते होंगे कि तार जिसको आप लोग बोलते हैं सोरा, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, जिसको ठेठ भाषा हम लोग ताड़ी बोलते हैं ना। तो देखिए इसी का पत्ता पे लिखा जाता था पहले, है ना। तो लिखा क्या इससे जाता था? तो हाथ से लिखा जाता था। तो उस समय पांडुलिपि का प्रयोग होता था, है ना। एक लिपि चलता था जिसको बोलते थे पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या हुआ? हाथ से लिखना। क्योंकि पांडुलिपि को अंग्रेजी में, है ना, इंग्लिश में मेन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मेन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? लिखना,
और मेन्यू मतलब होता है हाथ, तो हाथ से लिखना यानी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, पांडुलिपि यानी हाथ से लिखना। ठीक है, तो जो ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे, भुज के छाल पर लिखे जाते थे, वो वर्तमान में कुछ कीड़े खा गए, है ना। अब कीड़े तो खाएंगे ही, क्योंकि वो सड़ने वाली चीज़, एक पत्ता है, एक छाल है, तो कीड़े को जहाँ मौका मिलेगा तो कीड़ा तो चट कर जाएगा ही, है ना। तो कुछ कीड़े खा गए और कुछ बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं जो मंदिर और विहार में, है ना, स्थापित किया गया है उसको। आप कभी कभी जाते हुए घूमने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मंदिर और विहार, जो बौद्ध विहार है, वहाँ देखते होंगे कि ताम्रपत्र और बुर्ज की छाल का जो है उसमें अंकन किया गया। उसके बाद महाकाव्य की रचना हुई, है ना। महाकाव्य से जाने कि इतिहास के बारे में कैसे क्या हुआ था, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, है ना, ये सब सारा चीज़ से हम जानेंगे कि क्या हुआ था उस समय। ठीक है, इतिहास पढ़कर समझ सकते हैं कि अरे वाह उस समय रामायण, राम, महाभारत, कृष्ण, है ना, इस तरह से सारा चीज़ जानेंगे। कविताओं के द्वारा उस समय कविताएं लिखी जाती थी, है ना। नाटक लिखा जाता था, जैसे नाटक आप लोग जानते होंगे, कालिदास, है ना, विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, है ना, बहुत सारे नाटक लिखे थे। जो अब ये लिखा जा रहा था तो किस भाषा में, क्योंकि इसमें भाषा, लिपि के से भाषा का विकास हुआ और ये भाषा में, है ना, संस्कृत, तमिल और प्राकृत तीनों भाषा का प्रयोग होता था उस समय प्राचीन काल में। तो जो ये सब लिखे जाते थे वो अधिकांशतः संस्कृत, तमिल, प्राकृत, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो संस्कृत में ही लिखा जाता था। तो इसमें जो है प्राकृत एक ऐसी भाषा है, प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो आम लोग बोला करते थे, आम लोग बोला करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अभिलेख, अब क्या जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, अभिलेख के बारे में जान सकते हैं। अभिलेख क्या होता था, तो पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख बोलते हैं। ये कठोर होते थे ना, कठोर होने के कारण ये मतलब बहुत दिन तक अस्थायी होते थे, है ना। ये टूटता फूटता नहीं था, मतलब ख़त्म नहीं होता था। जैसे कीड़े खा जाते थे, पत्थर को कोई कीड़ा खाएगा क्या, है ना। उसके बाद और अगर अवशेष देखें तो इमारत का अवशेष, ईंट वगैरह, जो भी ईंट पत्थर लगता था इसमें इमारत बनाने में, उसके द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि ये कितना साल पहले का है, कौन बनवाया, किसके शासन काल का है, ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं चित्रों के द्वारा। जैसे देखिए कि बहुत सारे गुफा में चित्रों का प्रयोग किया गया है, तो उस चित्रों से जानते हैं कि किस धर्म से संबंधित है, किस युग से संबंधित है, किस शासक के शासन काल से संबंधित है। उसके बाद मूर्तियों का अध्ययन, तो मूर्तियों का अध्ययन में आप लोग पता होगा कि गांधार शैली और मथुरा शैली, ये गांधार शैली और मथुरा शैली में सबसे ज़्यादा मूर्तियों का विकास हुआ था, है ना, बनाया गया था। गांधार शैली जो था वो यूनान और भारत से मिलकर बना हुआ था, लेकिन मथुरा शैली शुद्ध भारतीय शैली था, है ना। उसके बाद औजार, उस समय जो पत्थर के औजार होते थे, धातु के औजार होते थे, तो देखते थे कि अच्छा किस पत्थर का औजार है, अच्छा कि कब का है, अगर बहुत बड़ा है, मोटा है तो कहते थे अच्छा पूरा पसान का है, उससे थोड़ा छोटा है मध्य पसान का, नव पसान का नुकीला धारदार, है ना। पत्थर का ही होता था लेकिन नुकीला और धारदार होता था नव पसान में औजार, क्योंकि नव पसान में कुछ धातु जैसे तांबा का ये सब का खोज हो चुका था, है ना। हथियार से जाने कि हथियार किस समय का है, किस राजा का है। बर्तन जैसे मृदभांड, है ना, बर्तन में मृदभांड मिट्टी का बर्तन होता था जो बहुत पहले यूज होता था, है ना, फसल को रखने में, खाना बनाने में और बाकी चीज़ों को करने में, है ना। उसके बाद आभूषण, लोग आभूषण पहनते थे, है ना। तो
ऐसा तो नहीं कि मतलब आज आभूषण लोग सोना चांदी पहन रहा है, पहले के लोग नहीं पहनते थे, पहले के लोग और ज़्यादा पहनते थे। और उससे पहले चल रही तो जिस समय सोना चांदी का खोज नहीं हुआ था उस समय सब सेल खड़ी की आभूषण बनाते थे, है ना। तथा इसका खुदाई करने पर, सिक्कों को खुदाई करने पर ये सब प्राप्त होता था। ये सब जो प्राप्त करने वाला होता था उसको हम लोग इस सारे चीज़ को पुरातात्विक बोलते थे। क्या बोलते थे? पुरातात्विक, है ना। यानी पुराने चीज़ों को जो खोज करता है उसको पुरातात्विक बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये सब जब बढ़ता गया तो अब एक शासन में एक राजा ही तो नहीं होगा, सारे लोग होते थे जिसमें, है ना, पशुपालक, कृषक, राजा रानी, व्यापारी, शिल्पकार। तो क्या सबका जीवन एक समान था? नहीं, सबका जीवन अलग अलग था। राजा रानी जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से महल में रहते थे, उनको ऐशो आराम सारे शान शौकत थी। लेकिन वही कृषक बेचारा खेत में अपना पड़ा हुआ है, खेती कर रहा है, पशुपालक पशु चरा रहा है, और क्या काम रहेगा, है ना। और व्यापारी व्यापार करने में लगा हुआ है, शिल्पकार शिल्प बनाने में लगा हुआ है। तो सब लोगों का अलग अलग कार्य होता था, है ना। मतलब जीवन एक समान नहीं थे, जीवन जो था सभी का असमान था, एक समान जीवन नहीं था, है ना। जिस पद पे जो थे उस पद के तरह से वो जीते थे। इन लोग का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो लेखा जोखा सभी का नहीं रहता था, लेखा जोखा सिर्फ राजा का होता था कि अगर राजा कोई युद्ध जीता, किसी से संधि किया तो उसका पूरा लेखा जोखा रहता था। कोई दरबारी होता था, जो कवि होता था, वो सब लिखता था उसके बारे में, है ना। उसके मंत्री लिखते थे, तो वो सब लेखा जोखा राजा का होता था। बाकी आपका पशुपालक, कृषक, है ना, शिल्पकार, ये सब वगैरह के ये सब लोगों का मतलब कोई लेखा जोखा नहीं होता था। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं तो अभी वर्तमान में, वर्तमान से जोड़कर चलिए, वर्तमान से, है ना। ये जो वर्तमान में जो 21वीं सदी चल रहा है उस समय कहा जाता है कि अंडमान द्वीप के लोग मछली पकड़कर, है ना, शिकार कर, फल फूल संग्रह कर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। अभी भी ये लोग, है ना, खुद पे निर्भर है। क्या शहर के लोग खुद पे निर्भर हैं? नहीं, शहर के लोग किसी पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन इन लोग खुद अपने आप पे निर्भर है। अभी भी इन लोग उस समय बहुत साल पहले, है ना, लाखों बरस पहले का जीवन जी रहा है। क्या ये हमारे भारत देश में नहीं है? क्या इसमें चेंजिंग लाने का ज़रूरत नहीं है? लेकिन पता नहीं क्यों आखिर ऐसा कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। तो आगे जो है एक आपको मिलने के लिए मिलेगा लास्ट में तिथियों का मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा 1957 का, है ना, 1857 का विद्रोह याद है, इतिहास में बहुत रोमांच रहा था, है ना। 1857 का विद्रोह बहुत भयंकर विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये सब क्या एक ईस्वी बोलते हैं, अभी चल रहा है 2023। तो ये सब कहाँ से बोलते हैं? यहीं से बोलते हैं। तो ये एक होता था एडी, एक होता था बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमनी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमनी। एनो डोमनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय से, ईसा मसीह के जन्म के समय से आप आगे बढ़ते जाइए तो उसमें एडी का प्रयोग होगा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का अगर आप चर्चा करते हैं तो बीसी कहलाएगा, बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। यही दोनों तिथियों को, है ना, सी और BCE बोला जाता है। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। आखिर ये जो है विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग हो रहा है। इस कैलेंडर का प्रयोग हो रहा है किसका? CE और BCE का, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा का। ठीक है, इस कारण से ये सब मतलब कि
महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना। और हो सके तो आप बुक्स भी पढ़िए और नोट्स बनाइए, है ना। जो भी आपको लगभग सारे पॉइंट्स जो है वो हम समझा चुके हैं, आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, अब हमको इजाज़त दीजिए। अब नेक्स्ट डे आप लोग को, है ना, चैप्टर 2 देखने के लिए मिलेगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे, है ना। और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग सहायता करते रहिए। कहा जाता है कि अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उससे घबराइए नहीं, क्योंकि बुरा वक्त उस तिजोरी का चाबी है जहाँ से सफलता का हथियार निकलता है। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी का चाबी है जहाँ से सफलता का हथियार निकलता है। तो आप ये हथियार निकालिए सफलता का और बुरा वक्त से लड़ते रहिए। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू।